Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself, Anirudh Singh Kavya. I'm back with you with a discussion on the RS 2018 paper. RS 2018 को आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया जो आरएस एग्जामिनेशन है, उसके पॉलिटी सेक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो उसके हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम पार्ट 2 में देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है, किसकी सिफारिश पे इस संस्था को गठित किया गया था। ठीक है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप और स्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज? गोरवाला रिपोर्ट, कृपलानी कमेटी, संथाना कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। द करेक्ट आंसर इज संथानम कमेटी। ये संथानम कमेटी 1963 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1964 के अंदर सीवीसी का गठन हुआ था। सीवीसी 1964 के अंदर बना था। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट इज एंटी करप्शन बॉडी। ये एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक एक संस्था है और 2003 के अंदर 1964 में गठित हुई थी, लेकिन इसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। 2003 के अंदर सीवीसी एक्ट के द्वारा इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। यानी कि कानूनी मान्यता, पार्लियामेंट ने कानून पारित करके इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके अंदर यदि कोई करप्शन वाली एक्टिविटीज हो रही है, कोई शिकायत आ रही है, तो शिकायतों की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना। ओके, तो ये सीवीसी का मेन ऑब्जेक्टिव था। कौन अपॉइंट करता है सीवीसी को? ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। एक कमिटी रिकमेंडेशन करती है। कौन होता है इस कमिटी के अंदर? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 3 मेंबर की एक समिति है, वो रेकमेंड करती है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फिर सीवीसी की अपॉइंटमेंट करता है। ओके, दैट इज द ब्रीफली वी डिस्कस अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक एंड मैनर एज, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस तरह से उसके पद से हटाया जा सकता है। लाइक एंड मैनर ऑफ कुछ संस्थाओं के नाम दिए हुए, जैसे इन संस्थाओं के सदस्यों को हटाया जाता है, क्या उसी उनमें से किस संस्था किसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है कैग का? ठीक है, क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा को जिस तरीके हटाया जा सकता है, क्या कैग को भी उसी तरीके से हटाया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल की हटाने की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने की जो प्रक्रिया है वो वैसी केक को हटाने की प्रक्रिया है, या चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ठीक है, चारों ही पद आपके सुने में है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। तो कैग को हटाने की जो प्रक्रिया दोस्तों, वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को और कैग को हटाने की प्रक्रिया सिमिलर है। ठीक है, ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द मैनर एज रिमूव टू द सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार से आप कैग को हटा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। क्या प्रक्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए? सबसे पहले आप किसी भी सदन के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर आप एक रेजोल्यूशन पेश कर सकते हो। उस रेजोल्यूशन को लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो मोशन वहीं पर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है मोशन को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, तो उस सिचुएशन के अंदर उसको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, उस कमेटी जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी क्या करेगी? इस चार्ज की जांच करेगी कि क्या सच में प्रूव्ड मिसबिहेवियर जैसी कोई हरकत की है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, या इनकैपेसिटी जैसी कोई हालत है उसकी।
ठीक है, तो वो कमेटी जब उनकी जांच करेगी तो उसके बाद कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे अगर कमेटी उनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर का दोषी मानती है तो पार्लियामेंट यानी कि दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करेंगे। उस रेजोल्यूशन को, जो रेजोल्यूशन पेश हुआ है, ठीक है, जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया उस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा दोनों को पास करना पड़ेगा। और जब वो दोनों स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास कर देंगे तब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज हटाया नहीं गया। लास्ट क्वेश्चन, अंडर द रूल 377 of the rules and procedure and conduct of the business in Lok Sabha, the maximum number of matters that can be raised by Lok Sabha members in one day are, यानी कि एक रूल है, रूल 377, लोकसभा का अपना अधिकार होता है सदन को कि वो अपने कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए वो अपने खुद के रूल्स बना सकता है। ठीक है, तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर जैसे कई चीजें होती है, रूल्स प्रोसीजर्स के अंदर आपके लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, ठीक है ना, विप किसको कहा जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जैसी पोस्ट है, वो सारी रूल्स एंड प्रोसीजर लोकसभा के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि हर चीज संविधान के अंदर नहीं लिखी गई कि कैसे पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर होगा वो चलेगा। ठीक, कई सारी चीजें लोकसभा राज्यसभा के ऊपर छोड़ दी गई, वो अपने कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए जो भी उचित समझे वैसे नियम बना सकती है। तो लोकसभा ने जो नियम बनाए हैं उसमें एक रूल है, रूल 377, कि कोई भी अर्जेंट इंपॉर्टेंस का कोई मैटर रेज करना है तो उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन के अंदर लोकसभा के सदस्य कितने मैटर्स को उठा सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन के लिए। तो करेक्ट आंसर इज 20। एक दिन के अंदर 20 से ज्यादा मैटर्स को नहीं उठाया जा सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल 377 ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। Okay, that's all for today. We will come back with the part 3. Till then, thank you very much. Have a good day.